ब्लास्ट से जुड़ी हुई जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये कि इस तफ्तीश में इस वक्त की बड़ी जानकारी फरीदाबाद से आ रही है। फरीदाबाद के खंदावली गांव में खड़ी थी आतंकी उमर की इको स्पोर्ट्स कार। इसे पुलिस अपने साथ ले गई है। बीती रात से ही सुरक्षा एजेंसियां इस लाल इको स्पोर्ट्स कार की जांच पड़ताल कर रही थी। बताया यह जा रहा है कि आतंकी उमर के जानने वाले फहीम ने इस कार को खंदावली गांव में रखा था और इस कार का इस्तेमाल विस्फोटक को लाने और ले जाने के लिए किया गया था। जिस फोर्ड इको लाइव लो तुरंत जिस फोर्ड इको स्पोर्ट्स को तलाश किया जा रहा था, ये आप देख सकते हैं, ये उमर की गाड़ी है और यही खंदावली गांव में खड़ी हुई थी। ये गाड़ी है जिसको तकरीबन 22 घंटे तक चेक किया गया था और अब इस गाड़ी को लेकर के इस वक्त पुलिस जा रही है। लगभग 22 घंटे इसकी तलाशी एनएसजी, एनआईए और इसके अलावा फॉरेंसिक की टीम ने की थी। ये गाड़ी जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी थी। कल सुबह से ये गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी थी, जिसकी तलाश की जा रही थी। फहीम नाम का शख्स है जो कि डॉक्टर उमर का असिस्टेंट बताया जा रहा है। वो इस गाड़ी को चला करके खंदावली गांव में लेकर के आया था। संदेह जताया जा रहा था कि इस गाड़ी के अंदर जो है विस्फोटक हो सकता है और इसके बाद जो एनएसजी की टीम है उन्होंने लगभग 22 घंटे तक इस गाड़ी को चेक किया था। DL 10CK0458 ये नंबर है गाड़ी का, जिसके अंदर कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं मिला। लेकिन ये गाड़ी जो है इस वक्त लेकर के जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है वो उसका इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट को खरीदने में किया गया था। जो उर्वरक था जो तमाम विस्फोटक में इस्तेमाल किया जाता था, उसके अंदर इस गाड़ी को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो फिलहाल ये रेड इको स्पोर्ट्स गाड़ी वो गाड़ी है जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन अब ये गाड़ी यहां से लेकर के पुलिस चली गई है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुनीत शर्मा की आप ग्राउंड रिपोर्ट भी देख रहे थे। इको स्पोर्ट्स कार को ले जाते हुए ये गाड़ी खंदावली गांव में खड़ी हुई मिली थी। उसके बाद इसकी तफ्तीश की गई, ये जांच की गई कि इसके अंदर किसी तरह का विस्फोटक तो नहीं है या ट्रेसेस तो नहीं है। हमारे साथ पुनीत जुड़ गए हैं। पुनीत, लंबी जांच पड़ताल के बाद इस गाड़ी को यहां से ले जाया गया है। आप लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे, क्या कुछ हुआ और उसके बाद इसे कहां ले जाया गया गाड़ी को? देखिए, कल सुबह ये एजेंसी को जानकारी मिली थी कि एक लाल कलर की फोर्ड इको स्पोर्ट्स है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर उमर कर रहा था और इसीलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस जब पहुंची तो डॉक्टर उमर के एक असिस्टेंट से पूछताछ की। फहीम नाम है उसका। उसने बताया, फहीम ने, कि उसने वो लाल फोर्ड इको स्पोर्ट्स अपनी बहन के घर गांव में खंदावली में खड़ी की है। जिसके बाद एनएसजी, एनआईए और फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची और लगभग 22 घंटे तक जो कार का मुआयना किया। दरअसल पुलिस को शक था कि हो सकता है कि इस गाड़ी में भी विस्फोटक हो, इसीलिए आसपास के 10-15 घरों को खाली करा लिया गया था ताकि कोई भी कैजुअलिटी ना हो, कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन अब 22 घंटे के बाद जब पूरी तरीके से सारे एविडेंसेस जमा कर लिए गए, सारे फिंगरप्रिंट्स और सैंपल्स ले लिए गए, उसके बाद गाड़ी को लेकर के सेक्टर 58 फरीदाबाद थाने आए हैं। अब सोर्सेस बता रहे हैं कि हो सकता है इस गाड़ी को लेकर के ये लोग एनआईए भी जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उमर की ही थी और इस गाड़ी से जो एक्सप्लोजिव था, जो विस्फोटक था, उसको खरीदने के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था। सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि क्या इस गाड़ी को भी ठीक I-20 की तरह इस्तेमाल किया जाना था और इसमें भी विस्फोट किया जाना था? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी के साथ ब्रेजा गाड़ी भी एक है जो कि शाहीन शाहिदा के नाम पर मौजूद है। तो फिलहाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गाड़ी हो जाती है और सबसे बड़ी बात है कि उमर के नाम पे ये रजिस्टर थी, लेकिन इसका जो एड्रेस था वो फर्जी था। तो आखिर इस कार को फर्जी एड्रेस पर डॉक्टर उमर ने क्यों खरीदा, ये बड़ा सवाल है। और पुलिस का जो शक है वो गहराता जा रहा है कि इस कार का इस्तेमाल भी ब्लास्ट के लिए किया जाना था। फिलहाल गाड़ी अब फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाने में लेकर के पुलिस पहुंच गई है। जी पुनीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर उमर की इको स्पोर्ट्स कार से जुड़ा नया पर्दाफाश हो गया है। जानकारी है कि इसी कार से विस्फोटक की सप्लाई होती थी और विस्फोटक खरीदने और ढुलाई का काम भी इस कार के जरिए किया गया था। इसी लाल कार से हुई विस्फोटक की ढुलाई, इसी कार से खरीदा गया तबाही का सामान,
इसी कार से मिले विस्फोटक ढोने के सुराग। डॉक्टर उमर उन नबी के नाम वाली इको स्पोर्ट्स कार की तफ्तीश में एक और पर्दाफाश हुआ। कार की फॉरेंसिक जांच में विस्फोटक ढुलाई के सबूत मिले। ये कार 2 दिन से फरीदाबाद के खंदावली गांव में खड़ी थी। दिल्ली से पहुंची एनआईए और एनएसजी की टीमें बुधवार शाम से ही कार की जांच कर रही हैं। पुलिस ने यहां कार खड़ी करने वाले फहीम को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में पर्दाफाश हुआ था कि आतंकियों के पास I-20 कार के अलावा लाल रंग की इको स्पोर्ट कार भी थी। इसके बाद अलर्ट जारी करते हुए 2 दिन से इस कार की तलाश हो रही थी। हरियाणा और यूपी पुलिस से भी मदद मांगी गई थी। दिल्ली नंबर की इको स्पोर्ट कार उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है। खंदावली गांव के लोगों ने बताया कि बुधवार सुबह ही ये गाड़ी स्थानीय निवासी फहीम के परिसर में मिली है। फहीम का साला और 2 अन्य लोग इस कार को यहाँ खड़ी करके गए थे। अब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि इस कार का इस्तेमाल विस्फोटक ढोने के लिए किया जाता था। 2900 किलो विस्फोटक की ढुलाई भी इसी कार से की गई। और पुलिस अब अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली एक संदिग्ध ब्रेजा कार की जांच में भी जुड़ गई। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि इस कार का टेरर कनेक्शन तो नहीं है। आइए देखते हैं TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट। लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार के बरामद होने के बाद पुलिस को एक चौथी कार के बारे में पता चला और ये थी ब्रेजा कार, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई और इस कार का भी इसी टेरर ग्रुप से लिंक सामने आ रहा था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो यह कार कहीं और नहीं बल्कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही खड़ी मिली और ये कार शाहीन शाहिदा की थी। शाहीन शाहिदा की इससे पहले भी एक स्विफ्ट कार थी जो कि मुजम्मिल चलाता था और उस कार से पुलिस को हथियार भी मिले थे। फिलहाल जो जांच एजेंसी है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर इस ब्रेजा कार की तलाशी ले रही हैं और इस कार की जांच कर रही हैं। I-20 गाड़ी भी जो थी वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी जिसका इस्तेमाल ब्लास्ट में किया गया। इसके अलावा जो तीसरी इको स्पोर्ट्स कार थी उसके जरिए ही विस्फोटकों को लाने का काम किया गया है और ये भी गाड़ी डॉक्टर उमर की थी। तो फिलहाल ये जो चौथी ब्रेजा कार है जो कि शाहीन शाहिदा की है उसके बारे में भी अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर। दरअसल ये यूनिवर्सिटी भी अब जांच के घेरे में आ गई है। यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट होगा। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर है। वित्तीय लेन देन की जांच ईडी करेगी। वित्तीय मामलों की जांच होगी अल फलाह यूनिवर्सिटी की। ये अहम अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली में हुए धमाकों के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में आ गई है। अब ईडी इसकी फंडिंग की जांच करेगी। अल फलाह का हेड ऑफिस दिल्ली के ओखला में है। आज दिल्ली और हरियाणा की पुलिस भी जांच के लिए पहुंची। देखिए हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी की ये रिपोर्ट। ये दिल्ली के ओखला स्थित ये ऑफिस है और मैं आपको वहाँ की तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर ऑफिस चलता है और यहाँ पर क्या क्या होता है हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत भी की और अब हम यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अंदर से कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी, जांच कर रही है और हरियाणा पुलिस भी अभी कुछ समय पहले आई यहाँ पर। उन्होंने भी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जांचे और तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लिए भी। तो आप देख सकते हैं ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो यहाँ पर चस्पा की गई है। वो आप साफ देख सकते हैं, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो अल फलाह ट्रस्ट का ये ऑफिस है और ये आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सारी यहाँ पर चस्पा है। तो यहाँ से जिसको भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना हो या कोई भी जानकारी चाहिए होती थी लोग यहाँ पर आते थे, जानकारी लेते थे। ये बाकायदा 3-4 कमरों का ये ऑफिस है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेन मतलब कहेंगे कि रिसेप्शन ऑफिस है। उसके अंदर भी तमाम रूम है जहाँ पर ये ऑफिस, ये ट्रस्ट का जो ऑफिस है वो चलता है, आप देख सकते हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले पर गृह मंत्रालय का एक्शन जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने खुफिया अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। इसी पर यह पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई लेयर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली ब्लास्ट मामले की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में गृह सचिव, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, डीजी एनआईए और डायरेक्टर ईडी शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट की तफ्तीश में कई परतें खुली हैं। सूत्र कहते हैं कि अब दिल्ली ब्लास्ट मामले में टेरर फंडिंग की जांच कई एंगल से हो रही है। एनआईए के साथ ईडी और अन्य वित्तीय जांच से जुड़ी एजेंसियां फंडिंग की तफ्तीश कर रही हैं। ईडी की टीम पता लगा रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों को हुई फंडिंग के तार किससे जुड़े हैं।
कहां से इन्हें रकम मिलती थी, साजिश के लिए खर्च की गई रकम का सोर्स क्या था। इस मामले में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय मामलों की जांच के लिए ईडी को जांच में शामिल किया गया है। यानी ईडी की टीम अब यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध ट्रांजैक्शनों की गहराई से जांच करेगी। इसके साथ ही अन्य जांच एजेंसियां भी टेरर फंडिंग से जुड़े पहलुओं और मनी ट्रेल का पता लगाने में जुटी हैं। और आतंकी उमर की कार का एक नया सीसीटीवी सामने आया है। विस्फोटक से भरी कार मेवात लेकर गया था उमर। 10 नवंबर को सुबह 1:36 का वीडियो सामने आया है। फिरोजपुर झिरका लोकल टोल से गुजरा था उमर। तो देखिए, ये 10 नवंबर की आपको रात की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो 1:36 का ये वीडियो करीब रात 1:30 बजे का, जहां पर देखिए कैसे फिरोजपुर झिरका लोकल टोल से उमर की ये वही i20 कार गुजरती हुई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये वही कार है जिसमें विस्फोटक रखा हुआ था और जिसमें ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास। और ये केवल मेवात ही नहीं गया था, बल्कि जैसी हमारे पास रिपोर्ट से हमने आपको दिखाई, मयूर विहार, कनॉट प्लेस, कई जगहों पर दिल्ली में इसने इस कार के जरिए रेकी की थी। कई जगहों पर कार लेकर घूमा था और बाद में लाल किले के बगल सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ा रहा और फिर जैसे ही निकला 4 मिनट बाद ब्लास्ट हो गया। और दिल्ली धमाके से पहले का एक नया वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में बदरपुर बॉर्डर से आतंकी उमर को दिल्ली में एंट्री लेते देखा जा सकता है। वो चेहरे पर काले रंग का मास्क लगाए हुए है और बार बार टोल पर लगे कैमरे की ओर देखता है। कार में विस्फोटक लेकर घूम रहा था आतंकी उमर। क्या उमर आत्मघाती हमले के लिए लोकेशन तलाश रहा था या फिर विस्फोटक छिपाने के लिए बेचैन था? ये शातिर आतंकवादी। अब डॉक्टर उमर का दिल्ली में दाखिल होने वाला नया वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की हैं। बदरपुर बॉर्डर टोल से उमर ने i20 कार से एंट्री की थी। धमाके वाली इस कार में पीछे बड़ा बैग रखा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में उमर पैसा निकालकर टोल कर्मी को भुगतान कर रहा है। मास्क लगाए उमर सीसीटीवी कैमरे की ओर भी बार बार देखता है। इस सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले की टाइमलाइन को और साफ कर दिया है। ये वीडियो 10 नवंबर की सुबह 8:02 का है। तस्वीरों में उमर की हुंडई i20 कार दिल्ली में एंट्री करती दिखाई देती है। फुटेज में उमर मास्क पहने हुए कार चलाता दिख रहा है। उसकी आंखें बार बार कैमरे की ओर उठती हैं, मानो उमर तफ्तीश के दायरे में आने की आशंका पहले से महसूस कर रहा हो। कार की पिछली सीट पर रखा एक बड़ा बैग फुटेज में साफ दिखाई देता है, जिसे जांच एजेंसियां बेहद महत्वपूर्ण मान रही हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी आज तुर्कमान गेट के पास फैज़ इलाही मस्जिद पहुंचे और जांच की। इसके बाद अधिकारी वहां बिना मीडिया से बात किए निकल गए। देखिए संवाददाता शालिनी की ये रिपोर्ट। डॉक्टर उमर फैज इलाही मस्जिद पहुंचा था और यहाँ पर 10 मिनट रुका था। वो तस्वीर को देखिए, वही वो मस्जिद यहाँ पर जो है, इसलिए दिल्ली पुलिस जांच करने भी पहुंच गई है कि वो ब्लास्ट से पहले इसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आया था। और वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस अंदर जांच करने के लिए गई है, बाहर भी एक टीम तैनात है और वो एक एक चीज़ की छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है लोगों से। और इसी मस्जिद की पार्किंग है, तुर्कमान गेट के पास ये मस्जिद है और इसी मस्जिद की पार्किंग में करीब 40 मिनट तक वो रुका भी था। तो वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मस्जिद की, फैज़ इलाही मस्जिद जो है, जहां पर पुलिस जांच करने के लिए पहुंची है और एक एक तमाम लोगों से यहां पर पूछताछ भी की जा रही है। तो देखिए जो टीम आई है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। बाहर दिल्ली पुलिस तैनात है और वहाँ देखिए लोग बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। टीम जो है वो निकल रही है यहाँ पर तुर्कमान गेट से और अभी फ़िलहाल इन्होंने मीडिया के साथ कुछ भी बातचीत नहीं की और तफ्तीश करके यहाँ से निकल गए। दिल्ली धमाका केस में गिरफ्तार डॉक्टर अदील के भाई को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल से संपर्क किया है। अदील के भाई डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की तैयारी। मुजफ्फर अगस्त में भारत छोड़कर दुबई चला गया था। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि मुजफ्फर फिलहाल अफगानिस्तान में है। मुजम्मिल गनी और उमर नबी के साथ 2021 में वो तुर्की भी गया था। और सुरक्षा एजेंसी के हाथ डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी लगी है। इस डायरी में दिल्ली धमाके से जुड़े कई सुराग मिलने की संभावना है। दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट के मामले में जांच एजेंसियों के हाथ कई सबूत मिले हैं।
अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर से डायरी मिली है जिसमें कई राज छिपे हुए हैं। ब्लास्ट से एक दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद से जिस संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया था उसके सामान से नए राज खुले हैं। मुजम्मिल के कमरे से मिली डायरी और नोटबुक से पता लगा है कि ये टेरर मॉड्यूल काफी लंबे समय से आतंकवाद की साजिश को रच रहा था। एक सोची समझी साजिश के तहत आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी। जांच एजेंसी को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 और डॉक्टर मुजम्मिल के रूम नंबर 13 दोनों जगहों से डायरी मिली है। मिली डायरी में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। जांच एजेंसियों ने जिस डायरी को अपने कब्जे में लिया उसमें कई बार ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। डायरी में 8 और 12 नवंबर का जिक्र किया गया है। इस डायरी से जांच एजेंसियों को कई सवाल के जवाब मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल के उस कमरे से भी मिली है जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था। यह अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है। तो दहशतगर्द डॉक्टरों की टीम को लेकर हर रोज नए नए राज खुल रहे हैं। इस बीच डॉक्टर शाहीन को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन 2 साल तक यूएई में रही। कानपुर मेडिकल कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन यूएई चली गई थी। ये जानकारी शाहीन के पासपोर्ट से ट्रैवल ट्रेल से मिली है। शाहीन 2016 से 2018 के बीच यूएई में ही नौकरी कर रही थी। जांच एजेंसी को शक है कि यूएई में नौकरी के दौरान ही शाहीन रूट बदलकर पाकिस्तान गई। यूएई में रहते ही शाहीन को जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात के लिए तैयार किया गया। शाहीन सईद का पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की बीवी अफीरा बीबी से कनेक्शन सामने आया है। आतंकी मसूद अजहर की बहन शहीदा और अफीरा के कहने पर ही शाहीन भारत में जमात उल मोमिनात की महिला विंग तैयार कर रही थी। मसूद का भतीजा उमर फारूक पुलवामा अटैक के 1 महीने बाद एनकाउंटर में मारा गया था। उसकी पत्नी अफीरा बीबी पाकिस्तान की रहने वाली है। वह जैश के सभी कमांडरों के बीच की कड़ी के रूप में काम करती है। बताया जा रहा है कि कानपुर में 2009 से 2013 तक रहते हुए शाहीन कई कट्टरपंथियों के संपर्क में आ चुकी थी और हिजाब पहनना शुरू किया था और धीरे धीरे उसने आतंक का रास्ता चुन लिया। दिल्ली ब्लास्ट के 3 दिन बाद भी स्पॉट पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आज सुबह एक मृतक का कटा हुआ हाथ मिलने के बाद दिल्ली पुलिस आसपास के इलाकों में नए सिरे से सर्च अभियान चला रही है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किले पर मौजूद हैं जहां ब्लास्ट हुआ था और ये देखिए ठीक उस जगह इस वक्त दिल्ली पुलिस हाथों में ग्लव्स पहनकर बाकायदा यहां पर सर्च करते हुए देखी जा सकती है। ये देखिए आज सुबह ही यहां पर एक टॉयलेट की छत से एक हाथ मिला था। उसके बाद से लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इस ब्लास्ट से जुड़े जितने भी तमाम सुराग और सबूत हैं वो इकट्ठा करने की जो कवायद है एक बार फिर से यहां पर शुरू कर दी गई है। आप देखिए दिल्ली पुलिस के जो जवान है हाथों में पॉलिथीन और डंडा और ये देखिए किस तरीके से ग्लव्स पहनकर बाकायदा यहां पर सर्च करते हुए आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। दरअसल स्पॉट पर अभी भी जो फॉरेंसिक टीम है वो मौजूद है। फॉरेंसिक टीम अपनी तरीके से एग्जिबिट यानी कि सैंपल्स को इकट्ठा कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की जो टीम है, जो कर्मचारी है, जो वो अपने तरीके से यहाँ पर जो भी ब्लास्ट से जुड़े सबूत और सुराग जैसे कि गाड़ियों के टूटे हुए टुकड़े, इसके अलावा जो मानव शरीर के जो अंग हैं वो इन सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि आखिरकार विस्फोटक के जो ट्रेसेस थे वो किस तरीके के थे। दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है और इस सिलसिले में हरियाणा के नूह में छापेमारी की गई है। नूह से 2 खाद्य विक्रेताओं को हिरासत में लिया गया है। इन विक्रेताओं के नाम दिनेश सिंगला और डब्बू सिकेरिया बताए जा रहे हैं। इन पर डॉक्टर मुजम्मिल को एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक बेचने की बात सामने आ रही है। इस खाद का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जा सकता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक फरीदाबाद से बरामद एनपीके के मॉलिक्यूल्स इन दुकानदारों से संबंधित मॉलिक्यूल से मेल खाते हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने यहीं से फर्टिलाइजर खरीदा हो सकता है, उन्होंने जिससे अमोनियम नाइट्रेट बनाया था। फिलहाल जांच एजेंसियां खाद्य विक्रेता से पूछताछ कर रही हैं। लाल किला ब्लास्ट मामले में व्यापारियों दिनेश सिंगला और डब्बू सिकेरिया को दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने बीती रात पिनगवा कस्बे में उनके घर से हिरासत में लिया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और उसके अन्य साथियों पर नूह जिले से 3 लाख रुपए का एनपीके खाद खरीदने की बात सामने आई है। इसके बाद पुलिस टीम नूह पहुंची और 2 दुकानदारों को हिरासत में लिया।
और हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी हरियाणा के नूह में दिनेश सिंगला की दुकान पर पहुंचे, जहां से आतंकियों ने खाद खरीदी थी। दुकानदार के मुताबिक जांच टीम जो सैंपल लेकर आई थी उसका मिलान हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लाल किले में हुए बम धमाके के तार अब नूह से भी जुड़ रहे हैं। पुलिस ने नूह इलाके से एक दुकानदार दिनेश सिंगला को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। शक जाहिर किया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकियों ने इनके पास से ही अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए फर्टिलाइजर लिया था। मेरे साथ में उनके ही साथी यहाँ पर बशीर साहब हैं। बशीर साहब, क्या वाकया वकल बताइए थोड़ा, किस टाइम आए थे? वो 6:30 बजे आए। कितने पुलिस वाले थे? वो 4-5 बंदे थे। ठीक है, और आके क्या पूछा? उसने कि वो ये सैंपल लाए थे वे। अच्छा। वो दिखाया था उसने। हाँ। नो कोई ये खाद है, ये आपकी कंप्लेंट है, ये बेकार नहीं बेकार। भाई दुनिया ले जाती है, आम ले जाती है। हाँ। उसमें क्या बात है? नो को उसको मुजफ्फर को दिया, किसको दिया है, क्योंकि हमको कोई मालूम नहीं है। उमर और मुजफ्फर? हाँ। मुजफ्फर? हाँ। अच्छा। तो उसने वो दिखाया था, तो वो दिखा दिया, हमने दिखा दिया रिकॉर्ड के, कोई तो है नहीं। आपने मैच करा दिया? हाँ, मैच करवा दिया। मैच हो गया। उसने कहा था कोई सो हमको 2-3 पैकेट दे दो, हम इसको ले जाएंगे। ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली ब्लास्ट केस में पुलिस ने हापुड़ से एक शख्स को हिरासत में लिया है। जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को पुलिस अपने साथ ले गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रोफेसर डॉक्टर की तलाश कर रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने हापुड़ मेडिकल कॉलेज के प्रसूति विभाग में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस फारूक से पूछताछ कर रही है, उसके संबंधों के बारे में जानकारी जुटा रही है। हमारे कैंपस में रहते हैं और स्त्री रोग विभाग में कार्यरत हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और लगभग 1 साल पहले 6 अप्रैल 2024 को हमारे यहाँ ज्वाइन किया था। अभी तक उनका हमारे यहाँ कोई हिस्ट्री में ऐसा कोई किसी से टकराव नहीं है, कोई हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया हो। दिल्ली पुलिस उनसे संबंधित जो सामान थे, शायद लैपटॉप और पेन। दिल्ली में जिस कार में धमाका हुआ उसे डॉक्टर उमर ही चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक कार में मिले शव का डीएनए उमर के परिजनों से 100% मैच हो गया है, क्योंकि यही कोशिश की जा रही थी कि डीएनए मैच होता है या नहीं। परिवार को जब ले जाया गया था तफ्तीश के लिए, उनसे पूछताछ की गई थी तो डीएनए सैंपल लिया गया था। और यहाँ पर वो गाड़ी जो डॉक्टर उमर चला रहा था, उस गाड़ी में जो बॉडी पार्ट मिले थे उनका डीएनए मिलान किया गया था। और अब ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, ये बताया जा रहा है कि शव का डीएनए उमर के परिजनों के डीएनए से 100% मैच कर गया है। 10 नवंबर को I-20 कार में हुए इस धमाके से दिल्ली दहल गई थी। जिस कार में ये धमाका हुआ उसे चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही था। धमाके की जांच में जुटी एजेंसियों ने जब कार में मिले शव के टुकड़ों की डीएनए जांच कराई तो ये उमर की मां के डीएनए सैंपल से मैच हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर की मां के डीएनए सैंपल्स को I-20 कार से मिली हड्डियों और दांतों के डीएनए सैंपल से मैच किया गया। कार में मिले शव के टुकड़ों के कुल 21 नमूने जाँच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजे गए। लाल किले के पास विस्फोट में कुल 12 लोगों की मौत हुई थी। इनमें मुख्य संदिग्ध उमर भी शामिल था। फॉरेंसिक जांच के बाद अब इस बात की पुष्टि हुई है कि धमाके वाली कार चलाने वाला शख्स डॉक्टर उमर था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्फोट के बाद उमर का पैर कार के स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा हुआ पाया गया था, जिससे पता चलता है कि जब कार में विस्फोट हुआ तब वो गाड़ी चला रहा था। आतंक के डॉक्टर उमर का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो कार चलाते हुए दिखाई दे रहा था। इसी के आधार पर कार से मिले शव और उमर के परिजनों के डीएनए का मिलान किया गया था। और श्रीनगर के जिस नौकाम इलाके में मौलवी इरफान पढ़ाता था, जहां से आतंकी पोस्टर मिले थे, वहां से देखिए TV9 संवाददाता महराज की रिपोर्ट। हम श्रीनगर के नौगाम में उसी मस्जिद के बाहर है जिस मस्जिद में मौलवी इरफान या मुफ्ती इरफान जो कह सकते हैं, वो जो है अपना वाज़ तबलीग करते थे और नमाज़ पढ़ाते थे। ये मस्जिद है और मस्जिद द्वारा ही जो है उनको एक कमरा दिया गया था रहने के लिए। उसमें से जो पुलिस के सूत्रों का कहना है वहाँ से ही पोस्टर मिले थे और कहीं ना कहीं इस पोस्टर के मिलने के बाद से जब ये मामला पूरा खंगाला गया तो कहा जा सकता है कि पूरे इस नेटवर्क को, जो कि पहले डॉक्टर अकील, उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल और उसके बाद ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एक बड़े टेरर मॉड्यूल को बस्ट करते हुए आगे बढ़ता गया। और अभी भी जो है इस मामले में जो है बिल्कुल तलाशी अभियान विभिन्न जगहों पर देश के विभिन्न राज्यों में चलाया जा रहा है। और उसमें विशेषकर कहें तो ये
अगर हम याद दिलाएं आपको कि डॉक्टर अदील वही डॉक्टर थे जिनको सहारनपुर से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने पोस्टर में पहचानने के बाद से गिरफ्तार किया था। और इस बीच गुजरात एटीएस ने हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में डॉक्टर सैयद अहमद मोहिद्दीन के घर छापेमारी की है। इस रेड में कई संदिग्ध सामान बरामद हुए हैं। मोहिद्दीन के घर को सीज कर दिया गया है। हैदराबाद में मोहिद्दीन के घर से गुजरात एटीएस की टीम ने बड़ी मात्रा में जहरीला रसायन रिसिन बनाने का कच्चा माल बरामद किया है। हालांकि उमर के परिवार वालों ने उसके किसी भी आतंकी साजिश में शामिल होने से इनकार किया। उनका कहना है कि मोहिद्दीन तो बिजनेस के सिलसिले में गुजरात गया था। गुजरात की टीम जो है चहारशंबे के दिन वो यहाँ से बिजनेस डील है बोल के गए। हफ्ते के दिन हमको एटीएस कंट्रोल रूम से कॉल आया कि आपके भाई हमारे रिमांड में हैं, आप बात करना चाहेंगे क्या। तो मैं समझा ये डिजिटल फ्रॉड वगैरह चल रहा आजकल, तो इसी वजह से ये फ्रॉड वाला कॉल है समझ के मैं बोला बिल्कुल बात करना चाहूँगा। उन्होंने बात करवाई, मैं बात किया। भाई थे, बराबर भाई थे। वो भाई बोल रहे थे कि मेरे को यहाँ पर बिजनेस डील के लिए बुला के फंसा दिया गया। गुजरात एटीएस की जांच और मोहिद्दीन से पूछताछ में ये जानकारी सामने आई कि वह हैदराबाद में साइनाइड जैसा घातक जहर बना रहा था। जांच में दिल्ली, राजस्थान और यूपी कनेक्शन की भी पड़ताल जारी है। इसी सिलसिले में हैदराबाद में फिर से तलाशी ली गई। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान के जैसलमेर में तीनों सेनाओं का 12 दिनों तक चला संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल आज खत्म हो गया। इस सैन्य अभ्यास के दौरान सेना ने स्वदेशी K9 वज्र तोप की भी ताकत दिखाई। जैसलमेर के युद्धाभ्यास क्षेत्र से अंजू निर्वाण की ये रिपोर्ट देखिए। हमारे पीछे K9 वज्र जो होवित्सर गन्स हैं वो यहाँ लगाई गई हैं। ये सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्सर तोपें हैं जिनकी गर्जना से आसमान गूंज उठा है। अखंड प्रहार जैसे युद्धाभ्यास में जब ये आधुनिक तोपें फायरिंग करती हैं तो पूरा मरुस्थल जैसे कांप उठता है। ये तोपें भारतीय सेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता का प्रतीक है जो हर हालत में दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए तैयार रहती हैं। K9 वज्र गन्स जो हैं वो 155 mm 52 कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्सर है, यानी ऐसी तोप जो खुद चल सकती हैं और तेजी से अपनी लोकेशन को बदल सकती हैं। और इसकी अगर हम फायरिंग रेंज की बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है और इस तरीके से ये फायर करती है। यानी कि ये आप देख सकते हैं ये जो सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्सर गन है ये इस टैंक नुमा गाड़ी के ऊपर होती है। इसकी फायरिंग रेंज करीब 40 से 50 किलोमीटर तक होती है और 1 मिनट में ये 3 राउंड फायर कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा स्ट्रेला एयर डिफेंस सिस्टम की हो रही है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात स्ट्रेला एयर डिफेंस सिस्टम को भी जैसलमेर में हुए सैन्य अभ्यास में शामिल किया गया। टीवी 9 संवाददाता अंजू निर्वाण की ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्ट्रेला 10 भी यहाँ दक्षिण कोर में तैनात है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि करीब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक दुश्मन के हेलीकॉप्टर, उसके ड्रोन्स और उसके हवाई जहाज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये हाई ऑल्टीट्यूड में भी 3 से 5 किलोमीटर तक की रेंज पर काम कर सकती है। करीब 30 साल से यह हमारी भारतीय सेना का हिस्सा है। इनको लगातार अपग्रेड भी भारतीय सेना अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहे थे और ये जो मिसाइलें हैं आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो मिसाइलें हैं स्ट्रेला 10 की, ये करीब 5 किलोमीटर तक, 5 से 6 किलोमीटर तक दुश्मन के हवाई जहाज को अटैक कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पर लगातार काम किया जा रहा है। भारतीय सेना के पास, भारतीय वायुसेना के पास एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम है, पिनाका मिसाइल सिस्टम है और इसी तरीके से स्ट्रेला 10 भी एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है भारतीय सेना का हिस्सा है। जैसलमेर में हुए सैन्य अभ्यास में सेना के जवान मैदान में जंग जीतने के बाद कैसे वापस एकजुट होते हैं ये भी दिखाया गया। सैन्य अभ्यास क्षेत्र से अंजू निर्वाण की एक और रिपोर्ट देखिए। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो जवान हैं वो कैसे अपने साजो सामान के साथ, जो पूरी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का जो हिस्सा होते हैं, वो अपने ऑपरेशन को करने के बाद अपने हथियारों के साथ, इनके हाथ में आप देख सकते हैं एक एक जवान के हाथ में ड्रोन है और गन है और अपने ऑपरेशन को
कैसे अंजाम देने के बाद ये एकजुट होते हैं, वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो वो जवान जो कि ग्राउंड में युद्ध जीतते हैं और उसके बाद अपनी पूरे साजो सामान के साथ, पूरे इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर आते हैं और ये दिखाने की कोशिश है कि कैसे युद्ध के मैदान में ये जाबाज जो है वो दुश्मन को हराते हैं और अपनी मातृभूमि की उस कसम को पूरा करते हैं कि हमें देश की आन बान और शान की रक्षा करते रहना है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ जुनिरवान, TV9 भारतवर्ष, जैसलमेर। और चलिए अब बात करते हैं बिहार चुनावों की। वोटिंग हो चुकी है, जनता ने नेताओं की किस्मत कैद कर दी ईवीएम में और अब इंतजार है नतीजों का। कुछ घंटे बचे हैं, जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे कल बिहार का फैसला होगा। मगर नतीजों से पहले पोस्टर वॉर एक बार फिर से छिड़ गई है बिहार में। जेडीयू ने पोस्टर के जरिए एक बड़ा संदेश दिया है। देखिए पूरी खबर। बिहार के एग्जिट पोल्स से जेडीयू का जोश हाई है। नतीजों से पहले जेडीयू ने उत्साह दिखाया है। जेडीयू दफ्तर के बाहर पटना में ये पोस्टर और होर्डिंग लगे हैं। पोस्टर पर नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है और स्लोगन लिखा गया है, टाइगर अभी जिंदा है। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक नीतीश कुमार हैं। टाइगर के अस्तित्व पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। करारा जवाब नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व की अनोखी शैली से दे दिया है। जेडीयू के दावों पर आरजेडी ने तंज कसा है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कल पता चलेगा कि असली टाइगर कौन है। पोस्टर वाले टाइगर को जनता नहीं पसंद करती, पहचानती। असली टाइगर कल पता चलेगा। बिहार की जनता ने किसे माना है, किसे बनाया है। और बिहार में नतीजों से पहले मोकामा से लेकर पटना तक जीत की तैयारी है। एक तरफ जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के घर हजारों लोगों का भोजन तैयार हो रहा है, तो उनके विरोधी सूरजभान सिंह के घर भी अब मिठाई बनाने का काम शुरू हो गया है। पटना से आकाश वत्स की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सूरजभान सिंह के घर पर में भी और अनंत सिंह के घर पर में भी दोनों जगह तैयारियां चल रही है। दोनों पार्टी को और दोनों ही उम्मीदवार को ये उम्मीद है कि वो इस बार चुनाव जीत रहे हैं। मैं अभी सूरजभान सिंह के यहाँ जो तैयारी चल रही है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी टेंट लगाए गए हैं, कुर्सियाँ लगाई गई है ताकि जब परिणाम आए और उन्हें उम्मीद है कि वो जीत रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में, तो उनके यहाँ जो समर्थक आए तो उनके बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई है। जगह जगह लाइट लगाई जा रही है। आपको इस तरफ भी बहुत सारी कुर्सियाँ दिखेंगी, इस तरफ सब्जियां दिखेंगी। खाना बनना शुरू हो चुका है, अभी से तैयारी शुरू हो गई है। हम आपको एक एक करके दिखाते हैं कि किस तरीके से तैयारी यहाँ शुरू हो गई है। अनंत सिंह के घर पर में भी मिठाइयाँ बन रही है, यहाँ भी मिठाइयाँ बन रही है। यहाँ जो अभी लोग आ रहे हैं उनके लिए चाय की व्यवस्था की गई है। और यहाँ आप देखिए इस हिस्से में यहाँ मिठाई तैयार की जा रही है। आप लोग कब से लगे हुए हैं इसमें? कल से लगे हुए हैं सर। कल से ही लगे हैं। बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने कहा है कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। रामकृपाल ने कहा है कि जनता को सिर्फ पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर ही भरोसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की सीट विपक्ष के लिए रिजर्व है। कि इस बार का चुनाव आप विधानसभा भी लड़ चुके हैं, लोकसभा भी लड़ चुके हैं, एमएलसी भी रहे हैं, कितना अलग है और जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? बिहार जो 2005 के पहले का बिहार था, डर, भय, खौफ, अंधकार सब कुछ था। वहाँ पर विकास नहीं, भ्रष्टाचार सब था। उससे बाहर निकाले हैं नीतीश कुमार जी लगातार। तो मैं समझता हूँ कि उनके पक्ष में इसलिए भी जनता है कि उनका काम देखा है। सभी समाज के लोगों को लेकर चलने का काम किया है, कोई विभेद नहीं किया है। एक एक आदमी को व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुँचाया है और सामूहिक तौर पर भी लाभ पहुँचाने की भरपूर कोशिश की है डबल इंजन की सरकार। तो चाहे जन भावना है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, एनडीए सरकार के प्रति, इसलिए तेजस्वी जी उनकी पार्टी नहीं बदल सकती है। वैसे हर कोई ये प्रयास करता है कि हम जनता का विश्वास प्राप्त करें, मगर जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनकी हालात बहुत ख़राब है। अब समझिए कि प्रतिपक्ष का पद जो है उनके रिजर्व था, है, रहेगा।
भारत का रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ मजबूत बनी हुई है और इसके कई गुना और बढ़ने का भी अनुमान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2047 तक रियल एस्टेट मार्केट $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। रेरा, REIT से जुड़े नियमों, प्रधानमंत्री गति शक्ति जैसे सुधारों से पारदर्शिता बढ़ी है। निवेशकों का भरोसा बढ़ने से रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ा है, जिसने इसकी ग्रोथ को बड़ा बूस्ट दिया है। कोलियर्स और CII की रिपोर्ट के मुताबिक 2047 तक भारत का रियल एस्टेट मार्केट 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर तक का होगा। फिलहाल रियल एस्टेट मार्केट 0.4 ट्रिलियन डॉलर का है। रिपोर्ट के मुताबिक 2047 तक GDP में रियल एस्टेट सेक्टर का हिस्सा 20% होगा, जो इस समय 7% है। बढ़ते शहरीकरण से रियल एस्टेट को रफ्तार मिलेगी। सबसे तेज ग्रोथ रिहायशी सेगमेंट में देखने को मिलेगी। 2047 तक आवासों की बिक्री सालाना 10 लाख यूनिट होने का अनुमान है। आवासों की कीमत सालाना 5 से 10% बढ़ने का अनुमान है। 2050 तक भारत को शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $2.4 ट्रिलियन की जरूरत होगी। 2050 तक शहरी आबादी मौजूदा 50 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ होने का अनुमान है, जिससे आवास परिवहन की मांग बढ़ेगी।